नमस्ते दोस्तों। उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि हम अपनी श्रृंखला में पढ़ रहे हैं रुचिरा प्रथम भाग षष्ठी कक्षा और बकस्य प्रतिकारा अंतिम जो पाठ हमने पढ़ा था, आज का जो पाठ है सूक्ति स्तवकः, उसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे किस प्रकार से हमें काव्यात्मक पाठ को पढ़ना है और उसके भाव को समझना है। मैंने स्पष्ट सरल संस्कृत भाषा का भी इसमें प्रयोग किया है और सरल शब्दों का प्रयोग करते हुए ही इस सब मैंने फिर वही कहा बात आपको, मैं मान के चल रहा हूँ। मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए और धीरे धीरे हम सरल से कठिन की ओर बढ़ेंगे। तो उन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने इस क्लास को किया है। आप लोग देखें, समझें, नोट्स की आवश्यकता हो तो नोट्स जरूर बनाएं। व्याकरणात्मक टिप्पणी जो जहां पर भी है वहां आप अपने लिख सकते हैं, व्याकरणात्मक टिप्पणी के बारे में लिख सकते हैं। और इसी प्रकार से इन वीडियोस को देखते रहिए और अपनी तैयारी संस्कृत का मैं समझता हूँ संस्कृत के लिए 1-1.5 घंटा पर्याप्त है प्रतिदिन। अन्य विषयों में आप लगाइए, जितना अन्य विषयों में आप स्कोर करेंगे उतना आपके लिए लाभदायक है। आप में से बहुत बेचैनी होगी बहुत ज्यादा आप लोगों को कि किस प्रकार से सिलेक्शन लिया जाए। तो बिना किसी बेचैनी के, बिना किसी परेशानी के आप लोग बस एक ईमानदारी से अपने साथ एक सच्ची भावना के साथ आप लगे रहिए। आप इस तरीके से लगे रहेंगे, अपने साथ ईमानदारी आप करेंगे तो आपके साथ ईमानदारी से जरूर आपका परीक्षा फल जो है सकारात्मक होगा। और बिल्कुल निश्चिंत भाव से लगे रहिए। अब जो भी फॉर्म जो भी आप भर चुके हैं, मैं समझता हूं सभी भर चुके होंगे लगभग। नहीं भरा है तो भी भर लीजिए। अगर अच्छी वेबसाइट अगर स्लो डाउन नहीं हुई है, होने वाली होगी, सर्वर डाउन होगा, कभी भी होने वाला होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बल्क में जब फॉर्म भरे जाएंगे तो फिर समस्या आती है। जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दीजिए और अपनी बेसिक जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करी है पेडागोजी के। और रीजनिंग भी आप छोड़ेंगे नहीं। रीजनिंग के कम से कम 5 से 10 सवाल प्रत्येक टॉपिक के, एक टॉपिक का 5 सवाल 10 सवाल जरूर करिए रोज। ये रीजनिंग को छोड़ना नहीं है आपको। 5 में से अगर 3 से 4 भी आप करके आए ना, बड़ा बेनिफिशियल रहेगा, तो उसको भी आप छोड़ नहीं सकते, उसके लिए करिए। और करंट अफेयर के बारे में जितना अपडेट रहेंगे उतना अच्छा है। करंट अफेयर के लिए एक वीडियो लाऊंगा क्योंकि किस तरीके से क्या क्या आपको पढ़ना है, क्योंकि जो मैंने प्रश्न पत्र फेस किया था उसके हिसाब से मैं बताऊंगा कि कैसे प्रश्न पत्र बनाया जा सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो को देखते हैं, इस पाठ को पढ़ते हैं, पढ़िए और इसके भाव को समझिए। और श्लोक अगर संभव हो तो श्लोक याद हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा, श्लोक भी याद करिए। तो चलते हैं हम अपनी स्लाइड। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा पाठ सूक्ति स्तवकः। सूक्ति स्तवकः। तो जैसा कि हम लोग कर रहे हैं, पाठ शुरू करने से पहले हम लोगों का रहता है कि कोई ना कोई एक प्रश्न आपसे पिछली कक्षा से संबंधित पूछा जाए, जिससे आपका थोड़ा बहुत रिवीजन या पुनरावृत्ति काम भी साथ ही साथ चलता रहे। तो आप मुझे आज बताएंगे पहले प्रश्न के रूप में, वंचितः, वंचितः शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। और दूसरे प्रश्न के रूप में आप लोग मुझे बताएंगे अचिंतयत, अचिंतयत, इसका लकार, पुरुष, वचन और मूल धातु कौन सी है इसमें, धातु, ठीक है। ये तीनों चारों चीजें आप इसकी कमेंट्स में लिख करके बताएंगे दोस्तों। कमेंट्स में देखिए, आप लोग देख रहे बहुत लोग हैं, कमेंट्स बहुत कम लोगों की आ रही। कमेंट जरूर करिए, बताइए, है ना, लिखने का अभ्यास करिए, जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो प्रत्यय है इसमें वो आपके पाठ्यक्रम में भी है, इसलिए ये जानना जरूरी है। इसके समान और भी शब्द हो सकते हैं जिनमें ऐसा प्रत्यय होगा, वो भी जानना जरूरी है। चलिए, सूक्ति स्तवकः। हम अपनी श्रृंखला को ऐसे ही आगे बढ़ा रहे हैं, उसी श्रृंखला में ये पाठ है सूक्ति स्तवकः। इनको अलग अलग कर लेते हैं पहले एक बार। सूक्ति, है ना, पहला शब्द क्या है, सूक्ति स्तवकः, दो शब्द हैं, ठीक है। तो इसमें जो है
अगर हम सूक्ति को भी थोड़ा सा अलग अलग करें तो इसमें भी देखिए सु और उक्ति, ठीक है, सु उपसर्ग के साथ उक्ति। अब इन दोनों ऊ को मिला करके दीर्घ करके हमने सूक्ति बनाया था, ठीक है, दीर्घ संधि करके। अब इस सूक्ति का शब्द का अर्थ क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे शोभना उक्ति इति सूक्ति। शोभना उक्ति इति सूक्ति, है ना। शोभना सम्यक उक्ति, या कहेंगे उत्तमम वचनम, है ना। अगर इसको हम कहें उत्तमम वचनम तो ये भी ठीक रहेगा। अगला शब्द है स्तबकः। स्तबकः, स्तबकः अर्थात गुच्छम, है ना। गुच्छा जो होता है, जब कोई चीज बहुत गुच्छे में एक साथ होती है तो स्तबक शब्द का प्रयोग, जैसे पुष्पस्तबकः, इस तरीके से इसका प्रयोग करते हैं। तो स्तबकः का भी अर्थ है गुच्छम। तो यहां पर जो सूक्ति स्तबक का मतलब है उत्तम वचनानाम गुच्छम, उत्तम वचनानाम गुच्छम। तो ये इस प्रकार से है, ठीक है, उत्तम वचनानाम गुच्छम। इसका ये मुख्य अर्थ इसमें से निकल करके आया, ठीक है। एक बंच ऑफ गुड सेइंग्स, है ना, एक बंच पूरा एक गुच्छा है। तो इस तरीके से ये यहां से निकल के आएगा। अब इसमें से हम क्या करेंगे, जो देखिए प्रथम सूक्ति है, प्रथम सूक्ति का उच्चारण कर लेते हैं। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, है ना। अब देखिए मृगाः प्रविशन्ति, है ना, मृगाः प्रविशन्ति, यहां से पकड़िए इसको, ठीक है। मृगाः प्रविशन्ति, मृगाः मुखे प्रविशन्ति, भाव साम्य करते हुए। मृगाः मुखे न प्रविशन्ति, है ना, मृगाः मुखे न प्रविशन्ति। एक बात हो गई। अब शुरू से इसको समझते हैं। ऊपर वाली पंक्ति क्या कह रही है? कस्य मुखे न प्रविशन्ति, अंतिमा पंक्ति अस्ति मुखे न प्रविशन्ति। कस्य? सिंहस्य, सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति। के न प्रविशन्ति? मृगाः सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति। कीदृशस्य सिंहस्य? तो कहेंगे सिंहः कीदृशः अस्ति? सुप्तस्य सिंहस्य। अस्तु, सुप्तस्य सिंहस्य मृगाः मुखे न प्रविशन्ति। ये इस प्रकार से इसका हम अन्वय समझ लेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं पहली पंक्ति क्या है। उद्यमेन, उद्यमेन, उद्यमः शब्दः अस्ति, उद्यमः, उद्यम शब्द का जो है तृतीया का एक वचन बना उद्यमेन। अब उद्यम, उद्यम शब्द कैसे बनता है? तो क्या इसमें पाठ्यक्रम का कोई प्रत्यय है? जी नहीं। तो इसमें पाठ्यक्रम का कोई प्रत्यय नहीं है। बस इतना जान लीजिए, उत के साथ यम, ठीक है। अब इसमें घय प्रत्यय करते हैं तो वो पाठ्यक्रम में है नहीं, इसलिए मैं नहीं बोलना चाह रहा था इसको, ठीक है। इसका अर्थ क्या करेंगे फिर उद्यम शब्द का? उद्यम शब्द का अर्थ आप उद्योग कह सकते हैं, उद्योग, है ना। परिश्रम कह सकते हैं, परिश्रमः, उद्यमः। कार्य करने की जो प्रवृत्ति है, आरंभ करने की जो प्रवृत्ति है, उसे हम इसमें कह सकते हैं, ठीक है। तो उद्यमेन तृतीया का एक वचन है, ध्यान रखिए। ही सिद्ध्यन्ति, ही सिद्ध्यन्ति। ही जो है यहाँ पर हेतु के अर्थ में, है ना। ही का अर्थ हेतु, है ना, यानी उद्यम ही कारण होता है सिद्ध करने में। अब क्या सिद्ध करने में कारण होता है? तो कार्याणि, कार्याणि सिद्ध्यन्ति, है ना। अब सिद्ध, सिद्ध शब्द होता है, सिद्ध्यन्ति में एक सिद्ध है, जैसे मान लीजिए सिद्धः, है ना। सिद्ध से अक्ता प्रत्यय करेंगे, अक्ता आपके पाठ्यक्रम में है, ध्यान रखना। अक्ता प्रत्यय करेंगे तो सिद्ध, सिद्ध्यन्ति, सिद्ध्यति, सिद्ध्यतः, सिद्ध्यन्ति। शब्द रूप इस, धातु रूप इस तरीके से चल जाएंगे। कार्याणि, कार्यम, कार्ये, कार्याणि, न तो मनोरथैः, मनोरथैः, मनोरथैः अर्थात
मनोरथों के द्वारा, यानी कि मन की इच्छा के द्वारा, है ना। आपके मन की इच्छा हुई कि चलो मुझे जो है एक परोसी हुई बढ़िया थाली मिल जाए जिससे खाना खा सकूं, तो ऐसे नहीं मिलेगी, उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको वो मिलेगी। तो इस तरीके से मनोरथई ही, तो मनोरथई ही कार्याणि न सिद्ध्यन्ति, मनोरथई ही कार्याणि न सिद्ध्यन्ति। फिर कहते हैं केन सिद्ध्यन्ति, तो कहते हैं उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, उद्यमेन एव सिद्ध्यन्ति, है ना, न तो मनोरथई ही। केवल मनोरथ करने से सिद्ध नहीं होगा, उद्यम से ही सिद्ध होगा। तो उद्यमेन कार्याणि सिद्ध्यन्ति। तो यहां पर ये स्पष्ट हो गया सभी को। आगे इसमें है सुप्तस्य, सुप्तः, सुप्तः अर्थात निद्रितः, सोया हुआ, निद्रितः। इसमें आप सुप्तः, सुप्तः में स्वप हो जाएगा और स्वप से करेंगे अक्ता प्रत्यय, हाँ अक्ता कर देंगे, अक्ता प्रत्यय पाठ्यक्रम में भी आपके। तो सुप्तः षष्ठी में बना देंगे सुप्तस्य, तो षष्ठी है ना, सोए हुए के, सोए हुए के किसके, तो सोए हुए हिरण के, है ना। मुखाः, मुखे मृगाः न प्रविशन्ति, नहीं प्रवेश करते हैं। सोए हुए हिरण के मुख में, जो अपने आप से मृग या हिरण, सॉरी, सोए हुए शेर के मुख में हिरण अपने आप प्रवेश नहीं करते हैं, उसको भी उद्यम करना पड़ेगा, उनके पीछे भागना पड़ेगा, तभी जाकर के वो जो है उसके शिकार बनेंगे, उसका भोजन बनेंगे। तो ये बात यहाँ पर स्पष्ट मैं समझता हूं सभी को हो गई होंगी। इस श्लोक से किसी भी तरीके का प्रश्न बनेगा आप लोग कर लेंगे। अब इसमें पूछ लेगा, बहुत सरल सा ही प्रश्न है, कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति, मुखाः कस्य मुखे, सॉरी, मृगाः कस्य मुखे न प्रविशन्ति। तो ये सारे उत्तर आपको आ जाने चाहिए। सूक्ति शब्द स्पष्ट हो गया है, स्तबक भी स्पष्ट हो गया है, ठीक है। पाठ का नाम है उत्तम वचनानाम गुच्छम, उसका अर्थ भी यही हो जाएगा। तो चलिए, तो इसमें प्रथमा श्लोक, अब द्वितीय श्लोक, इदानीम द्वितीयम। देखिए इसमें अगर आपके पास पुरानी पुस्तक होगी, पुरानी पुस्तक अगर आपने रखी होगी एनसीईआरटी का, नया पब्लिकेशन नहीं लिया होगा, तो प्रथम श्लोक में आपको ये वाला श्लोक नहीं मिलेगा। अगर पुरानी पुस्तक है तो, नया संस्करण है तो कोई दिक्कत नहीं। नए वाले, पुराने वाले में है बालादपि गृहीतव्यम युक्त मुक्तम मनीषिभिः रवेर विषये किम न प्रदीपस्य प्रकाशनम। नई वाली पुस्तक में ये बदल करके नया श्लोक उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति डाला गया है। तो ये बात आप लोग अगर पुस्तक में मिसमैच हो रही हो कोई बात, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, आपको उद्यमेन वाला ही पढ़ना है, क्योंकि नई किताब यही है। ये महत्वपूर्ण बात है, इसलिए मैं आपको बता दिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इदानीं द्वितीय श्लोक, द्वितीय श्लोक अस्ति पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। पुस्तके पठितः पाठः, है ना। अन्वय कैसे इसका हो जाना चाहिए, अन्वय हो जाएगा पुस्तके से लीजिए, और इसमें क्रिया देखिए, क्रिया आपको कहां दिख रही है, भवेत, है ना, भवेत ये है। अब पुस्तके से इसको उठाइए, पुस्तके पठितः पाठ। अब थोड़ा यहाँ पर नहीं दिया है, क्योंकि अन्वय करते समय जो कर्ता होते हैं उनको हम स्पष्ट रूप से भी मतलब लिख सकते, सामने लिखे नहीं। पुस्तके पठितः यह पाठ, है ना, पुस्तके पठितः यह पाठः। यह कहां से लिया ये हमने, यह देखो ये यो लिखा है ना, यहां से यह ले लिया। यह का अन्वय पाठः के साथ भी हो जाएगा, यह का अन्वय सार्थकः साथ, न सार्थकः के साथ भी हो जाएगा, और यह का अन्वय साधितः के साथ भी हो जाएगा, है ना। इन तीनों के साथ ही यह का अन्वय, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। जीवने नैव साधितः, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं अन्वय में भी, है ना। यह पाठः जीवने नैव साधितः। अब यहां थोड़ा सा पर, जीवने सार्थकः न भवति, जीवने सार्थकः न, जीवने सार्थकः न, तेन पाठेन किम भवेत्, तेन पाठेन किम भवेत्। जो पाठ जीवन में सार्थक ही नहीं है, उस पाठ से क्या लाभ या उस पाठ का क्या होगा। कहने का तात्पर्य है, पुस्तके, जो पुस्तक में पठितः पाठः जीवने साधनीयः, है ना,
जीवने साधनीय, उसको जीवन में आपको जरूर उतारना, जो पुस्तक में आपने पाठ को पढ़ा है। भावबोध इस तरीके से इसको बच्चे को आप करवाएंगे। जीवने साधनीय पुस्तके पठितस्य पाठस्य प्रयोगः जीवने करणीयः। कुत्र करणीयः? जीवने करणीयः, जीवन में करना है। पुस्तक में जो पाठ पढ़ लिया है ना, हमने पुस्तक में पढ़ लिया विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मः तथा सुखम। पुस्तक में पढ़ लिया सदा सत्यम वद धर्मम चर आचार्य देवो भव, ये सारे वाक्य पढ़ लिए पुस्तकों में, और जाकर के देख रहे हैं माता पिता से गाली गलौज कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, है ना, थोड़ा सा पढ़ करके अभिमान हो जा रहा है। तो फिर ऐसे पाठ को पढ़ने से, यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, ऐसे पाठ को पढ़ने से कोई लाभ नहीं है। तो जीवने नैव साधित, जीवन में उसको अपने साधन, उसको जो है जीवन में उतारा ही नहीं उन बातों को, तो ऐसे पाठ के पढ़ने का कोई लाभ नहीं हो सकता। पुस्तके पठितः पाठः जीवने सार्थकः भवेत्, यह पाठः जीवने नैव साधितः न सार्थकः तेन पाठेन किम प्रयोजनम। उस पाठ का कोई प्रयोजन है ना? कोई प्रयोजन नहीं है। किमपि प्रयोजनम नास्ति, प्रयोजनम नास्ति, ऐसा ही श्लोक ये कहना चाह रहा है ना। उस पाठ के प्रयोजन कुछ नहीं है, ऐसे इस श्लोक में ऐसा ही भाव यहां से निकल करके आ रहा है। पाठस्य सार्थकता आचरणे भवति, पाठ की जो सार्थकता है वो आचरणे है ना, उसके आचरण करने में है ना। आचरणम अवश्यमेव करणीयम, क्योंकि आप जब आचरण होगा तभी वो पुस्तक का पाठ पढ़ा हुआ सफल होगा, और तभी आपके जीवन में वो सफलता के प्रति, आगे बढ़ने के प्रति प्रोत्साहित करेगा। अन्यथा उस पाठ को पढ़ने से तेन पाठेन किम भवेत्, उस पाठ को पढ़ने से कोई लाभ नहीं। अच्छा देखिए पुस्तक में क्या क्या होता है, पुस्तक में होता क्या क्या। पुस्तके किम भवति, पुस्तक में होता है सत्यम वदतु, होता है ना। आगे होता है राष्ट्रस्य गौरव रक्षणम कर्तव्यम, है ना, धर्मम चरतु या धर्मम चर, है ना, ज्येष्ठानाम आदरः कर्तव्यः। ये सारे क्या है, ये सब उपदेशात्मक जो वाक्य हैं सब पुस्तकों में, ठीक है। यदि हम इनको जीवन में नहीं उतारे, अपने राष्ट्र का अपमान कर रहे हैं, राष्ट्र की अपमान वाली बातों में लिप्त हो रहे हैं, तो इनको अगर हम पालन नहीं कर रहे हैं तो पठितस्य पाठस्य प्रयोजनम न भवति, है ना। यही श्लोक ये कह रहा है, बस यहां पर यही समझना है आपको, ठीक है। अब आप देख लेते हैं, चलिए ये हो गया भावबोध। अब देख लेते हैं इसमें हमारे लायक क्या कोई चीज है जिसे हम देखना चाहिए। जीवने नैव, नैव देखेंगे, इसमें क्या है, वृद्धि है, न प्लस एव वृद्धि हो जाएगा। साधितः है ना, अपना हमारे सिलेबस वाला प्रत्यय है अक्ता, साध ऋणिच, ऋणिच छोड़ दीजिए, ऋणिच आपके नहीं है सिलेबस में, ऋणिच को छोड़ दीजिए, अक्ता प्रत्यय है ना। पठितः यहां भी है, ध्यान रखना, ठीक है। और आगे है किम भवे तेन पाठेन जीवने यह न सार्थकः, ठीक है। सार्थकः मतलब अर्थेन सह, अर्थेन सह वर्तमानः, अर्थेन सह वर्तमानः सह सार्थकः, अर्थ के साथ जो विद्यमान हो, अर्थ जिसमें हो उसे कहते हैं सार्थक, यानी कि मीनिंगफुल। तो चलिए इसमें बढ़ते हैं आगे हम, है ना। ये मुझे लगता है ये वाला श्लोक अच्छे से हमने कर लिया है, आगे बढ़ते हैं। तृतीयः श्लोकः अस्ति प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। देखिए कहीं कहीं किसी पुस्तक में जन्तवः की जगह मानवाः भी लिखा हुआ है ना। पाठ भेद है, पब्लिकेशन ने शब्द को बदल दिया है, एनसीईआरटी ने, तो कहीं कहीं आपको मानवाः भी लिखे मिलेगा। अगर आपकी पुस्तक में मानवाः लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, है ना। अन्वय में क्या पकड़ेंगे सबसे पहले आप, अन्वय में सबसे पहले जाएंगे आप मानवाः, है ना, या फिर जंतवः, और जंतवः सर्वे जंतवः, सर्वे जंतवः सभी जंतु, सभी प्राणी मात्र की बात कर रहे हैं, जितने भी दुनिया में प्राणी हैं सभी पकड़, उनको सभी को ले लीजिए आप, ठीक है। सर्वे जनता, अब क्रिया देखिए, क्रिया कहाँ है, तो प्रिय वाक्य प्रदानेन क्रिया नहीं हो सकती, सर्वे हो गई, तुष्यंती, तुष्यंती क्रिया हो गई, सर्वे जंतवः तुष्यंती, सभी जंतु सभी प्राणी तुष्ट हो जाते हैं, यानी कि प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक है भाई। केन तुष्यंती, किससे प्रसन्न हो जाते हैं, तो कह रहे हैं
प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। सर्वे मानवाः तुष्यन्ति केन, तो सर्वे मानवाः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। अर्थात ये भी कह सकते हैं मधुर संभाषणेन तुष्यन्ति, है ना, मधुर वार्तालापेन तुष्यन्ति, इस तरीके से भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो जब आप प्रिय वचन बोलेंगे तो प्रिय वचन बोलने से सभी प्राणी मात्र प्रसन्न होते हैं। जंतु शब्द है, उकारांत है, जंतु जंतु जंतवः, है ना, गुरु गुरु गुरवः, गुरु की तरह चलेगा, उकारांत है, ये पाठ्यक्रम में है, इसको भी देखना पड़ेगा हमें। तो शब्द रूप जब पढ़ेंगे तो इसको भी देखेंगे। तो फिर क्या करना चाहिए हमें, जब ऐसा हमारे सामने एक स्टेटमेंट, एक तथ्य रख दिया कि प्रिय वाक्य बोलने से सभी जंतु, तो सीधी सी बात है तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, तबियत, ध्यान रखिएगा, प्रत्यय में आपको बताता चलूंगा, तबियत, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, है ना, बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए, प्रियम ही, प्रिय ही बोलना चाहिए। तस्मात् तत्शब्दस्य पंचमी विभक्ते है एक वचनम अस्ति, तत्शब्द है, इसका पंचमी का एक वचन हो जाएगा तस्मात्। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, वचने का दरिद्रता, अब ये दरिद्रता शब्द है, मैंने एक प्रत्यय आपको बताया था पिछली कक्षा में, आप मुझे बताइएगा दरिद्रता में कौन सा प्रत्यय है। दरिद्रता में कौन सा प्रत्यय, ठीक है, बताइएगा। वचने का दरिद्रता, किम शब्द का, स्त्रीलिंग का एक वचन, प्रथमा का, है ना, का, वचने इति सप्तमी विभक्ति ही, ये सप्तमी विभक्ति हो गई। ठीक है, और प्रियम ही वक्तव्यम, इसलिए हमें प्रिय ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, वचन में दरिद्रता कैसी, यानी कि कुत्र दरिद्रता न भवेत, कहां दरिद्रता नहीं होनी चाहिए, तो कह रहे हैं प्रिय वचने दरिद्रता न भवेत, यानी कि प्रिय वाक्य बोलने में हमें दरिद्रता, कंजूसी क्यों करनी, है ना, दीनता या कृपणता क्यों करनी हमें। दीनता का भाव, दरिद्रता का तात्पर्य यहाँ पर दो शब्द ले सकते हैं आप, एक तो दीनता का भाव, दीनहीन किसी को लेकर के मुझे तो बेचारी जैसी प्रवृत्ति, और दूसरा शब्द इसमें एक और हो सकता है कृपणता, जिसको हम कंजूसी कहते हैं हिंदी में, कृपणता, है ना, पॉवर्टी। ये इस तरीके से इसको समझेंगे। ठीक है, कृपणता और दीनता शब्द ध्यान दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से इस पाठ में ये तृतीय श्लोक कहना चाह रहा है कि प्रिय वाक्य बोलने से ही सभी प्राणी मात्र प्रसन्न होते हैं। तस्मात् प्रियम वक्तव्यम, वचने दरिद्रता न करणीया, वचन में दरिद्रता हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रिय वाक्यम श्रुत्वा सर्वे संतुष्टाः प्रसन्नाः च भवन्ति, अतः प्रियम वचनम वक्तव्यम। प्रिय वचनानि बहूनि सन्ति, अब प्रिय वचन बहुत सारे होते हैं, प्रिय वचन, है ना, वहां दरिद्रता कैसी, वहां दरिद्रता है ही नहीं, बहुत सारे प्रिय वचन है। बड़ा है कोई सम्मान पूर्वक बोल देंगे आप, छोटे से प्रेम स्नेह पूर्वक बात करेंगे, बराबर वाले से एक मैत्रीपूर्ण भाव से बात करेंगे, तो यही तो प्रिय वचन है, और इसमें क्या है, कुछ नहीं है। तो प्रिय वचन, अच्छा होते कैसे प्रिय वचन, और जैसे आपने किसी से, चलो कुछ प्रिय वचन समझ लेते हैं, जैसे किसी ने आपकी सहायता करी, है ना, तो आप उसको कह सकते हैं धन्यवाद, कुछ नहीं कर सकते तो धन्यवाद ज्ञापन ही कर सकते थे, है ना। और क्या होता है, स्वागतम, कोई आ गया तो स्वागतम बोल दीजिए, ये प्रिय वचन हो गया, है ना, स्वागतम भो महाभाग। ठीक है, कृपया, प्लीज, हम इंग्लिश में फट से प्लीज बोलते थे, प्लीज ये काम कर दीजिए, प्लीज प्लीज सर, तो कृपया कह सकते हैं, है ना। और क्या हो सकता है, कोई मिल जाए नमो नमः, है ना, नमो नमः कह सके, उसका जो अभिनंदन कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, या फिर नमस्कार, ऐसा भी उसको बोला जा सकता है ना। इस तरीके के ये सारे जो शिष्टाचार वाले जो वचन हैं, इन्हीं को हम प्रिय वचन के नाम से कह सकते हैं, और भी हो सकते हैं बहुत सारे वचन, तो ये प्रिय वचन, ऐसा हम बच्चों को बता सकते हैं। ठीक है, आपके सामने प्रिय वचन जैसे हमने ये लिख दिए है ना, इसी तरीके से प्रिय वचन और भी आप लोग समझ सकते हैं। तो इस तरीके से किसी की प्रशंसा भी करनी हो तो उत्तमम, है ना, सम्यक अस्ति, शोभनम अस्ति, है ना, किसी के काम के लिए कहना तव कार्यम शोभनम अस्ति, इस तरीके से बोला जा सकता है। और ठीक है, कोई छोटा है उसको आशीर्वाद देते समय विजयी भव, आयुष्मान भव, है ना, शुभम अस्तु, शुभम भवतु, इस तरीके से ये सारे प्रिय वचन की उसमें
वर्ग प्रिय वचन की श्रेणी में आते हैं। तो इन्हें बोल करके सभी मनुष्य तुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं, इसलिए हमें हमेशा प्रिय वचन बोलने चाहिए। ठीक है, देखिए तुष्ट शब्द है, संतुष्ट होते हैं ना, तो तुष्ट में भी देखिए तुष से हम क्या करेंगे, तुष, इससे हम क्या कर देंगे, अक्त प्रत्यय है, आपके पाठ्यक्रम में है, ध्यान रखना। तुष्ट, संतुष्ट, उसी से बन जाएगा तुष्य तुष्यंती, तुष्यति, तुष्यतः, तुष्यंती। इस तरीके से हम इसको समझेंगे। मैं समझता हूं ये वाला श्लोक भी लगभग आपके स्पष्ट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, थोड़ा सा इसको रफ कर लेते हैं, थोड़ी ये जगह हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इनको पढ़ते हुए चल रहे हैं साथियों, और बस ऐसे ही पढ़ते हुए चलना है जिससे कि कोई भी प्रश्न आ जाए इनसे से कम छूटे ना। व्याकरण का विद्वान नहीं बनना है आपको, मैं बार बार कह रहा हूं। जिन साथियों को, जिन दोस्तों को प्रत्यय नहीं आ रहे हैं, कभी कभी बीच बीच में ऐसे कठिन प्रत्यय आ जाते हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कैसा है, उसको मत समझिए, सिलेबस में है वो आना चाहिए बस। आपको सिलेबस से अतिरिक्त भागना ही नहीं है, इस बात पे फोकस रखिएगा आप। सिलेबस से कहीं अतिरिक्त आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं समझता हूं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं इसमें, आगे की प्रक्रिया हम शुरू करते हैं। गच्छन, वाह कितना अच्छा शब्द है। सिलेबस का एक प्रत्यय आपको यहां पर मिल जाएगा। पिपीलकः याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयः अपि पदमेकं न गच्छति। ठीक है, तो गच्छन् पिपीलकः याति, ठीक है, पिपीलकः गच्छन्। अब इसको थोड़ा सा अन्वय के रूप में लीजिए, पिपीलकः पकड़िए कर्ता को, पिपीलकः गच्छन्, है ना, चलते हुए या जाते हुए, है ना, पिपीलकः गच्छन् योजनानां शतानि अपि, देखिए यहां पे यण संधि का उदाहरण है ये, शतानि, अग्रे अपि, ये इस प्रकार से यण संधि का उदाहरण है ना। इकार के स्थान पर यह होकर के और यह इस आ से मिल जाएगा तो बन जाएगा शतान्यपि, है ना, इको यणचि। हम संधि में पढ़ेंगे इसको, इको यणचि इसका एक सूत्र है ना। इक के स्थान पर यण आदेश होता है, अच अगर बाद में आए तो। यण आप जानते ही हैं, आपको यण जानना चाहिए, य व र ल, ये जो चार अक्षर हैं ये यण हैं, इनको इक होता है। ठीक है, इक कैसे होगा, य, ई, उ और री और री। ठीक है, इस तरीके से इक को यण होगा, ई को य, उ को व, री को र और री को ल। इस तरीके से होता है। इनके चारों के उदाहरण भी हम समझेंगे जब ये आगे पाठ्यक्रम में आएगी। बस यहाँ इतना जान लीजिए, यहाँ पे यण संधि। ठीक है, याति, अब याति को लीजिए, याति एक क्रिया है। ठीक है, याति में मैंने आपको बताई है धातु पहले भी। ठीक है, आप बताइएगा जरूर, है ना। ठीक है, तो याति से पकड़ेंगे, कह याति, सीधा पहला प्रश्न, कह याति, सीधा सीधा उत्तर पिपीलकः याति, है ना, चींटी जाती है। अच्छा, कीदृशः पिपीलकः, तो गच्छन् पिपीलकः, चलती हुई चींटी, रुकी हुई नहीं होनी चाहिए, चलती हुई चींटी जाती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे प्रश्न फिर अपने आप से करिए, गच्छन् पिपीलकः किम याति, तब आप उत्तर में पाएंगे गच्छन् पिपीलकः योजनानां शतान्यपि याति। शतानि अपि, अपि अपि एक अव्यय पद है, आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं हम इसको। तो योजनानां शतानि अपि याति। अच्छा, योजन का थोड़ा सा मैं गुणा भाग आपको बता देता हूं, पूछ ले, क्योंकि योजन शब्द आ गया है। देखिए योजन होता है 4 कोस। पहले कहते हैं ना कोसों दूर है, तो कोस शब्द का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, 4 कोस। अब आपको याद आ जाना चाहिए, आपके बूढ़े बुजुर्गों में किसी ना किसी ने तो बताया ही होगा, 1 कोस इज इक्वल टू 3 किलोमीटर। ठीक है, तो उस प्रकार से 3 into 4 करने पर आएगा 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। तो इस प्रकार से 1 योजन बराबर किसके है,
1 योजन बराबर है 12 किलोमीटर के। ध्यान रखिएगा, 1 योजन जो है बराबर है 12 किलोमीटर के। तो उस 12 किलोमीटर को वो 100 से करेंगे तो 1200 किलोमीटर हो गया। तो इतना भी जा सकती है। योजना नाम शतानी, मतलब यहां पर हमको मापना नहीं है, नापना नहीं है योजन को, हमें समझना है कि बहुत दूर तक जा सकती है। बहुदूरम, इस तरीके से इसका अर्थ कर लेंगे। ठीक है, अब दूसरी पंक्ति में चलते हैं। यहां से भी प्रश्न करके भावबोध करते हैं। पहला प्रश्न पकड़ते हैं, गच्छति से लेते हैं। यहां पर गच्छति क्रिया है, वैनतेयः अपि, वैनतेयः, ठीक है, वैनतेयः और अपि, इसमें भी एक संधि, हम इसको संधि प्रकरण में पढ़ेंगे। ठीक है, उसको बताएंगे कैसे यहाँ पर ओ होकर के खंडाकार हो जाता है। तो वैनतेयः अपि, वैनतेय कहते हैं गरुण को, वैनतेय गरुण को, ठीक है, गरुण भी न गच्छति। तो कहते, अब हम प्रश्न करते, कह न गच्छति, तो वैनतेय न गच्छति। कह पदम एकम न गच्छति, तो वैनतेय पदम एकम न गच्छति। कीदृशः वैनतेयः, तो अगच्छन् वैनतेयः। अभी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए परीक्षा में कि सूक्तिस्तवकः पाठ मध्ये या सूक्तिस्तवकः पाठे वैनतेयः कीदृशः अस्ति, तो आप बोलेंगे वैनतेयः अगच्छन् अस्ति, अगच्छन् विकल्प है। इस तरीके से भी प्रश्न दिमाग में आए, बनाने वाले की खोपड़ी है, कुछ भी बना सकता है दोस्तों, तो ये चीजें भी दिमाग में रखनी है। पदम एकम न गच्छति, एक भी पद नहीं जाता है। एक भी पद जब चलेगा नहीं तो जाएगा कहां से, सोचता ही रहेगा तो बिल्कुल नहीं जा पाएगा। तो इस प्रकार से अत्र यहां पर क्या बताया गया, आप इस श्लोक में क्या पा रहे हैं, आप इस श्लोक में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कार्य को आरंभ करने के महत्व बताया जा रहा है ना। अत्र श्लोके कार्यारंभस्य महत्वम प्रतिपादितम। कीदृशम महत्वम, कि कैसे हमको कार्य प्रारंभ करना है। कार्य प्रारंभ करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, पूरा होगा या नहीं होगा ये बाद वाला प्रश्न है। तो ये कार्यारंभ प्रवृत्ति विषये अयम श्लोकः वर्तते। अग्रे इसमें और क्या क्या है, ये जो है प्रयत्न की आवश्यकता को बता रहा है। गच्छन, गच्छन और अगच्छन, इन दोनों शब्दों से ही प्रयत्न की आवश्यकता कितनी ज्यादा है, ये सूक्ति आपको ये बताना चाह रही है। और क्या बताना चाह रही है कि एक छोटी सी पिपीलिका, एक छोटी सी जो चींटी है, वो भी 100 योजन पार कर सकती है, यानी कि असंभव भी संभव हो सकता है। ये बात भी यहां पर स्पष्ट होकर के निकल के आ रही। और क्या बात निकल के आ रही इसमें श्लोक में, वैनतेयः अपि, अपि शब्द जो है, ये अपि शब्द बड़ा अंदर, इसके अंदर बहुत अर्थ छिपा हुआ है। अपि में आप सीधा सीधा समझेंगे क्या, भी। आपको अर्थ क्या मिला, भी, लेकिन भी मात्र अर्थ नहीं है इसका। यहां पर पंक्ति के साथ इसको आप अन्वय से लेंगे तो सिर्फ भी अर्थ नहीं है, भी अर्थ तो है ही। मैं ये भी कहना चाह रहे हैं कि गरुण भी, यानी कि गरुण में बहुत ज्यादा सामर्थ्य है, 100 योजन उसके लिए कुछ नहीं है। उस गरुण होने के बावजूद भी यदि आपने उसको उड़ना शुरू नहीं किया, चलना शुरू नहीं किया, कहने का मतलब कार्य क्या आरंभ ही शुरू नहीं हुआ, तो अंत नहीं होगा। पदम एकम न गच्छति, अंत क्या, एक स्टेप, एक आगे सोपान भी नहीं बढ़ सकते आप। ये तीसरी इसमें से चीज निकल के आई, इसमें से ये हमने यहां पर समझा। अर्थात जो अति समर्थ व्यक्ति भी होता है, वो कार्य आरंभ ना करे तो वो उसका कार्य पूरा होगा ही नहीं। ठीक है, तो अति समर्थ यहां पर वैनतेय है, और जो अति साधारण व्यक्ति है वो पिपीलकः है। इस तरीके से यहां पर हमको भाव समझना है। अच्छा ठीक है, भाव समझ गए, तो चलते हैं। गच्छन शब्द है, गच्छ धातु, सत्री प्रत्यय, सत्री आपके सिलेबस में है गच्छन में। ठीक है, इस तरीके से इसको समझें। पिपीलका चींटी है ये, या धातु। योजन, योजन, युज से लिफ्ट करने पर योजन बनेगा। आपके पाठ्यक्रम में है नहीं, मत समझिए इसको, छोड़ देते हैं। और सतानी अपी में मैंने संधि आपको बता दी, अगच्छन लिफ्ट बता दिया। अगच्छन में वो सत्री गच्छन की तरह, अगच्छन ये वो भी हो सकता है ना, लंग लकार में अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, वहां बनता है, ये ध्यान रखना, वहां भी बनता है।
ठीक है, वैनते अपि पदम एकम न गच्छति। इस प्रकार से इसमें और स्पष्ट हो गया, कहीं कोई बचा नहीं। पदम प्लस एकम, पदम एकम, न इति अव्यय पदम, गच्छति इति गच्छत गम धातो हो प्रथम पुरुषस्य एक वचनम अस्ति गच्छति। चलिए, तो ये मुझे लग रहा है स्पष्ट हो गया होगा श्लोक आपको। अब अग्रिम श्लोक बड़ा सरल सा श्लोक है, बच्चों को बड़ा पसंद आता है ये श्लोक। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। इस तरीके से ये श्लोक है। काकः कृष्णः, काकः कीदृशः, काकः कृष्णः अस्ति। पिकः कीदृशः, पिकः कृष्णः अस्ति। को भेदः पिक काकयोः, क्या भेद है पिक और काक में। पिकश्च काकश्च इति पिक काकौ तयोः पिक काकयोः, पिक काकयोः सप्तमी द्विवचनम पिक काकयोः। यहां पर दो हैं इसलिए सप्तमी द्विवचन है, ठीक है। और वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः, ठीक है। चलिए, तो इसको समझ लेते हैं। अच्छा बताइए, काकः, काकस्य वर्णः कः, काकस्य वर्णः कृष्णः अस्ति। पिकस्य वर्णः कः, पिकस्य वर्णः अपि कृष्णः अस्ति, ठीक है। पिक काकयोः समानः वर्णः भवति, है ना, दोनों का समान वर्ण हो जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भेद क्या है, तो भेद कब होता है। देखिए, वसंत समय जो है भेदः ज्ञायते, वसंत के समय में आप कैसे भेद को जानेंगे। तो काकः, कौआ जो क्या करता है, काव काव काव, वही रट्टा मार रटती रटती, है ना, एक ही शब्द को रट मारता रहता है। तो काकः रटती। कोयल क्या करती है, कोयल पिकः, पिकः मधुरम मधुरम कूजति। किम करोति, मधुरम मधुरम कूजति, है ना, बड़ी मीठी मीठी आवाज है, कू कू कुहू कुहू करके किस तरीके से हमें आवाज वो लुभावनी लगती है ना, सुनने में बड़ी अच्छी लगती है। तो ये वसंत के समय में अधिक होता है, इसलिए वसंत समय शब्द का प्रयोग कर दिया गया, ठीक है। पिकः जो है मधुरम कूजति, ठीक है। सामान्यतः जना सर्वे समानाः। अब इसमें से भाव समझिए, सामान्यतः लोग क्या होते हैं, सभी समान होते हैं, है ना। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः कहने का भाव क्या है, सभी लोग एक समान जैसे होते हैं। किंतु कुछ लोग ही क्या होते हैं, प्रतिभावन्तः भवन्ति, प्रतिभावन्तः भवन्ति अर्थात समर्थाः भवन्ति। कुछ लोग कुछ काम को करने में ही समर्थ हो पाते हैं। तेषां वास्तविकं स्वरूपम अज्ञातम भवति, है ना। अज्ञातम मतलब वही कि जो उनके रूप को आप नहीं जान पाते हैं। जैसे कोयल के अंदर की जो प्रतिभा है उसको वो जब वो प्रकट करेगी तभी हम जान पाएंगे। तस्य प्रदर्शनम यदा भवति तदा एव हम तभी जो उसको समझ सकते हैं, ठीक है। यदा उत्तमः अवसरः लभ्यते तदा तेषां सामर्थ्यस्य प्रकटनम भवति, है ना। उसके सामर्थ्य का क्या हो जाता है, प्रकट हो जाता है उसका सामर्थ्य। कोयल का भी सामर्थ्य यहाँ पर, ये इसका भाव बोध है। तो इस प्रकार से इसमें ये सब है। और इसमें कोई विशेष कुछ है नहीं। काकः कृष्णः सभी प्रथमांत शब्द हैं, प्रथमा एक वचन के हैं सारे, ठीक है। कः प्रथमांत भेदः सप्तमी एक वचन पिक काकयोः, काकः काकः पिकः पिकः वसंत समय प्राप्ते सप्तमी एक वचनम अस्ति। तो यहाँ पर यही है, ठीक है। और इसमें जो है, तो इस प्रकार से ये पांचों सूक्तियां हमने पढ़ी। अब एक बात इसमें मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इन सूक्तियों को अगर हम एक एक मैसेज के रूप में देखना चाहें तो प्रथम सूक्ति हमें क्या मैसेज दे रही है, दिमाग में लाइए। प्रथम सूक्ति पॉज करके एक बार दिमाग से सोच करके पहले लिख दीजिए, ये आपने दिमाग में लाइए, फिर मैं जो बताने वाला हूं क्या आपने वैसा ही कुछ सोचा, ठीक है। अब पहला श्लोक मैं पांचों का आपको बता रहा हूं किस तरीके से आपको एक मैसेज देना चाह रही है। पहली सूक्ति में क्या बताया जा रहा है, उद्यमस्य महत्वम, है ना, कार्यारंभस्य महत्वम, ठीक है। कार्यारंभस्य महत्वम या फिर कहें उद्यमस्य महत्वम, परिश्रमस्य महत्वम, पहला जो है ये आपको बताया जाए, ठीक है। अगर ये पैराग्राफ या कहीं पठित पद्यांश के रूप में आ जाए तो उसमें से आप इस तरीके से ये क्या महत्व निकल के आ रहा है, तो परिश्रमस्य उद्यमस्य महत्वम, ठीक है। और दूसरी क्या दे रही है, दूसरी में क्या था,
जीवने यो न सार्थक, पढ़ा हुआ है ना, जो आपकी नॉलेज है, अगर वो आपने गेन कर ली है, प्राप्त कर ली है उसको, लेकिन जीवन में प्रयोग नहीं किया, तो वो हमें दे रही है विद्या की जो है, या ज्ञानस्य सार्थकता, ज्ञानस्य, या कहिए विद्यायाः सार्थकता, है ना। विद्या स्त्रीलिंग का शब्द है, तो षष्ठी में विद्यायाः सार्थकता, इस तरीके से दूसरी वाली हमको मैसेज दे रही है। ठीक है, तीसरी क्या मैसेज दे रही है? तीसरी सूक्ति आपको मैसेज दे रही है प्रिय वाक्य प्रदानेन, अर्थात प्रिय वाक्य की आवश्यकता, प्रिय वाक्य बोलने की क्या आवश्यकता है, उसके बारे में हमें तीसरी सूक्ति एक मैसेज देती है। अच्छा, चतुर्थ वाली चौथी सूक्ति क्या देती है हमको मैसेज? चौथी देती है गच्छन पिपीलकः अगच्छन वैनतेयः, अर्थात जो गच्छन चलता हुआ, यानी कि कार्य आरंभ करने का जो है मैसेज दिया जा रहा है कि कम से कम कार्य आरंभ होना चाहिए, तभी पूरे के ओर जाएगा। जब आरंभ ही नहीं होगा तो पूरा कहां से होगा। पांचवी क्या दे रही है? अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान, या वास्तविक स्वरूप को प्रकट कैसे किया जा सकता है? अपनी प्रतिभा के द्वारा। जैसे कोयल अपनी प्रतिभा के द्वारा अपना भेद प्रकट कर देती है, वो कौवे से किस प्रकार भिन्न है, तो यहां पर भी वास्तविक स्वरूप को प्रकट करने के बारे में एक मैसेज दिया जा रहा है। तो पंचमी जो है आपकी सूक्ति, इस प्रकार से पंचमी सूक्ति यहां पर हो जाती है। अब यहां पर हमको क्या करना है? इस तरीके से मैंने इस पाठ को पढ़ लिया। अच्छा, एक वैनते शब्द था, वैनते, उसमें हम थोड़ा सा व्युत्पत्ति या कहिए इसका मैं बता नहीं पाया था, अभी बता देता हूं। वैनते शब्द को कहेंगे, देखिए वैनते गरुण जी को कहते हैं, गरुण को, और गरुण की माता का नाम था विनता, तो विनतायाः अपत्यम, विनतायाः अपत्य कहते हैं संतान को, विनतायाः अपत्यम। ठीक है, विनतायाः अपत्यम इति वैनतेयः, ढक कर देंगे। ठीक है, ढक कर देंगे तो बन जाएगा वैनतेयः। और ढक प्रत्यय शायद मैं देख लूं एक बार, पाठ्यक्रम है ये मेरे पास, क्या ढक प्रत्यय आपके इसमें है क्या? त्व तल टाप गीप, नहीं ढक नहीं है, मुझे ऐसा लगा शायद ढक प्रत्यय तो नहीं है, तो इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा विग्रह मैंने बता दिया, विनतायाः पत्यम वैनतेयः, इस प्रकार से हो गया। अब इनको श्लोकों को उन श्लोकों के आधार पर मिलान कर लेंगे। तस्मात् प्रियम हि वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, गच्छन् पिपीलको याति योजनानां सतान्यपि, प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिककाकयोः। अग्रे चलामः। सर्वे जंतवः केन तुष्यन्ति, देखिए केन को पकड़िए आप, है ना, उत्तर देने के लिए केन तुष्यन्ति, तो प्रिय वाक्य प्रदानेन, श्लोक याद होगा तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि हालांकि विकल्प रहते हैं वहां, तो आपको तो एमसीक्यू मिलेंगे। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है तो वहां तो लिखे रहते हैं, आप तुरंत समझ जाएंगे। वहां ऐसा भी हो सकता है प्रिय वाक्येन या प्रियेन, एक ऑप्शन प्रिय वाक्येन, एक ऑप्शन प्रियेन, एक ऑप्शन प्रिय वाक्य प्रदानेन, एक ऑप्शन वाक्य प्रदानेन, 4 ऑप्शन हो गए। ध्यान रखना, प्रिय वाक्य प्रदानेन टिक करके आएंगे। देखिए 100 प्रश्न बनाएगा वो, और इतना सिलेबस यानी कम से कम हर पाठ से एक प्रश्न तो आने वाला है, ये तो कंफर्म है। प्रत्येक पाठ से एक प्रश्न तो आएगा, उसके बावजूद भी जो मुख्य पाठ है उनसे 2-2 भी आ सकते हैं, तभी तो 100 बनेंगे। 100 बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, है ना। प्रत्येक पाठ एक प्रश्न आपको मिलने वाला। पिक काकयो भेदः कदा भवति, तो वसंत समये प्राप्ते भवति, है ना। कह गच्छन्, कौन जाते हुए, तो पिपीलकः। अस्माभिः किं वक्तव्यम्, अस्माभिः प्रियं वक्तव्यम्, वचने दरिद्रता न करणीया। काकः कृष्णः न भवति, अरे भवति भाई, तो यहां कर देंगे, ये कथन कैसा गलत है तो ना लिख देंगे। अस्माभिः प्रियं वक्तव्यम्, अस्माभिः प्रियम अवश्यमेव वक्तव्यम, तो आम लिख देंगे। ठीक है, वसंत समय पिक काकयो भेदः भवति, बिल्कुल भवति, तो आम लिख देंगे। वैनते है पशु अस्ति, ना भैया पशु नहीं है, वो एक खग है, वो एक पक्षी है, तो पशु वाला है तो ना लिख देंगे। वचने दरिद्रता न कर्तव्या, बिल्कुल सही बात है, वचन में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, तो आम लिख देंगे। इस तरीके से इन प्रश्नों को भी आप कर लेंगे। ठीक है, और इसमें कुछ बताने लायक है नहीं। यहाँ क्या है, समानार्थक पद है, ये भी मुझे लग रहा है आप लोग कर लेंगे।
वचने कथने वैनते गरुणः पुस्तके ग्रंथे उद्यमेन परिश्रमेण कोकिलः पिकः। पिकः कोकिलः दोनों पर्यायवाची मैंने बताया था आपको कोकिले के जो है पर्यायवाची आपको बताए थे। श्यामा भी कहते हैं इसको, और इसको वसंत दूत भी कहा गया है। ठीक है, और एक दो बताइए आप लोग पॉज करके यहाँ बताइए, और क्या क्या मैंने 2-3 और बताए थे आपको, अभी विस्मरण हो रहा है। यहाँ विलोम, सार्थक, निरर्थक, ये तो बहुत सरल सा है जी। तो इस प्रकार से इस पाठ को हमने पढ़ लिया है, या इस पाठ में अब कुछ ऐसा बताने लायक नहीं बचा है जो मैं आपको बताऊं। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि आप इस पाठ को अच्छे से समझ गए हैं, भावबोध भी हो गया है, और व्याकरण के पक्ष के जो मुख्य पक्ष हैं व्याकरण के, उनके बारे में हमने इसमें बहुत अच्छे से समझा है दोस्तों। तो इसी प्रकार से हम आगे अपनी श्रृंखला को जारी रखेंगे। आप लोग बने रहिए, पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए। अच्छे से तैयारी करेंगे, अभ्यास भी करेंगे। संस्कृत की चिंता छोड़ दीजिए, संस्कृत धीरे धीरे होती रहेगी। अन्य विषयों में ध्यान दीजिए, अन्य विषयों में आप लोग ध्यान देंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। मेरे पास व्यक्तिगत टेलीग्राम पर मैसेज आते रहते हैं। मैं हालांकि इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं कि आपको व्यक्तिगत जवाब देर से मिल पाता है, या मैं दे नहीं पाता हूं, या फिर स्किप हो जाता है, नीचे चला जाता है ज्यादा, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी। लेकिन मेरी जो भावना है आप लोगों के प्रति वो गलत नहीं है। समय का अभाव मान लीजिए, बहुत सारे व्यक्तिगत कार्य भी रहते हैं। मुझे लगता है संस्कृत की सेवा मैं इसी ढंग से कर सकता हूं, क्योंकि आप मित्रों में कई ऐसे हैं जो कोचिंग लेने में समर्थ नहीं है। कभी कभी क्या है कि लालची प्रवृत्ति वाले लोग कोचिंग की क्या है फीस वगैरह बढ़ा देना, वो सारी चीजें हैं। या किसी की आलोचना या किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है मुझे। लेकिन हाँ, अगर मुझसे मेरे पढ़ाने से इस संस्कृत का कुछ लाभ हो रहा है, संस्कृत के हम सभी जो है वयम अमृतस्य पुत्राः, है ना, संस्कृतस्य पुत्राः, हम सभी क्या है संस्कृत की संतानें हैं। तो हमको संस्कृत की सेवा करनी है, और आप लोग इसी प्रकार बने रहिए। करंट अफेयर के मैंने सोचा है कि ग्रुप में 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को जगाने के लिए, कहीं आप सो तो नहीं गए हैं, है ना, क्योंकि सुप्तस्य सिंहस्य मृगाः मुखे न प्रविशन्ति, आज ही हमने सीखा है। तो आप सो न गए हो, इसलिए करंट अफेयर के 2-3 क्वेश्चन मैं डालता रहता हूं, जो संभावना है, संभव है आ सकते हैं। देखो 5 प्रश्न है, 5 प्रश्न में क्या आएंगे कोई नहीं जानता, लेकिन सब लोग अनुमान लगाते हैं। तो ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग जारी रखेंगे अपने इसी को, और आप लोग देखते रहिए, बने रहिए साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।